बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मार्केट स्ट्रक्चर के मोनोपोली को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको याद होगा, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था। आज हम मोनोपोली के ऊपर बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में हमने आपको बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, राइट, यानी कि प्रोड्यूसर लार्ज नंबर में होते हैं, फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट। जबकि मोनोपोली के अंदर जो है वो फर्म सप्लाई वाली सिर्फ एक होती है, राइट। तो ये एक, जिसे आप कहें कि जनरल सा इंट्रोडक्शन है कि ये बिल्कुल अपोजिट होता है परफेक्ट कंपटीशन के। सो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल 2 एक्सट्रीम केसेस हैं। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, मोनोपोली में देयर इज ओनली 1 सेलर। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. So after studying this chapter, you will be able to explain how monopoly arises and distinguish between single price monopoly and price discriminating monopoly. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमें मालूम होना चाहिए कि सिंगल प्राइस मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी कि अगर एक मोनोपोलिस्ट एक ही कीमत पे अपनी चीज को मुख्तलिफ जगहों पे बेच रहा है, इसे हम सिंगल प्राइस मोनोपोली कहेंगे। और अगर एक प्रोड्यूसर एक ही चीज को 2 मुख्तलिफ जगहों पर या मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कीमतों पे बेच रहा है, तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली कहेंगे। तो सिंगल प्राइस मोनोपोली को आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। ओके, सो सिंगल प्राइस मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के ऊपर हमें आज नो हाउ हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। Then we'll explain how a single price monopoly determines its output and price, right? So the way we have already explained how perfect competitive firm determines its price and output. So इसी तरह से हम मोनोपोली की जो है वो प्राइस और आउटपुट किस तरह से डिटरमिन होती है, ये भी हम आप बताएंगे। अगरचे कि याद रखिएगा असूल वही 2 हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का रेजिड्यूल जो है के जरिए से उनका प्रॉफिट मेजर किया जा सकता है, एग्जैक्टली मोनोपोली के तहत भी जो है वो इन दोनों तरीकों से, यानी कि द रेजिड्यूल ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट एज वेल एज वी कैन मेजर द प्रॉफिट बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स द वे वी हैव ऑलरेडी यूज्ड in perfect competitive firms, right? Now, then the third one is compare the performance of and efficiency of single price monopoly and competition. Okay, now define rent seeking and explain why it rises. Then explain how price discrimination increases profit, and then we'll explain how monopoly regulation influence output, price, economic profit and efficiency, right? So we'll start with the profit of generosity. So most of us, we know that Microsoft Windows to run our computers, right? Microsoft isn't a price taker like the firm in perfect competition. आपको याद है ना, perfect competition के तहत फर्म जो है वो प्राइस टेकर हुआ करती थी। क्यों प्राइस टेकर होती थी? बिकॉज प्राइस एंड आउटपुट is determined under perfect competition by demand and supply forces, right? So the price is determined by demand and supply forces, hence firm have to sell its product on the price determined by demand and supply forces. So firm जो है वो प्राइस टेकर होती थी। कहाँ पर? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म को अपनी प्रोडक्ट उस कीमत पे बेचना होती है जिस कीमत को डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो है वो डिटरमिन करती हैं। जबकि मोनोपोली के तहत प्राइस जो है वो, जो मोनोपोली के तहत फर्म जो है वो प्राइस टेकर नहीं होती। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह से हमारे, आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हमारे कंप्यूटर्स को चलाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी। सो ये हमारे कंप्यूटर्स को रन करता है। और माइक्रोसॉफ्ट इजंट प्राइस टेकर लाइक द फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, राइट? Now, how does a firm like Microsoft decide the quantity to produce and price to charge? तो किस तरह से ऐसी फर्म्स जिनको किसी चीज को प्रोड्यूस करने में मोनोपोली हासिल हो, वो किस तरह से
प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से वो ये तय करते हैं कि वो कितनी चीज प्रोड्यूस करेंगे और उसकी कीमत किस तरह से डिटरमाइन करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स गेट्स लॉट ऑफ प्राइस ब्रेक्स एट द मूवीज, हेयर ड्रेसर एंड अदर एयरलाइंस विल सी व्हाई एंड हाउ दे विल हेल्पफुल, राइट? एंड why you get lots of price breaks, you know, मूवीज पर, हेयर ड्रेसर्स के पास, एयरलाइंस पर, इसी तरह से ट्रैवलिंग के मुख्तलिफ पैकेजेस. वाई इट हैपन्स, बाय वन गेट वन फ्री काइंड ऑफ ऑफर, ये आपको बहुत सारे मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है, राइट? वाई? सो हाउ कैन इट बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टू ऑफर लोअर प्राइस टू सम कस्टमर? ये किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमम करने में ये हेल्पफुल हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स को कम कीमत पर, कुछ कस्टमर्स को ज्यादा कीमत पर बेचकर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस तरह से किया जा सकता है. ठीक है, जनरली हम आपको बताएंगे, देखें, कम प्राइस होगी तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, राइट? अगर आप प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी. और आपको याद है ना कि जो रेवेन्यू है वो होता है मल्टीपल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी. तो प्राइस थोड़ी सी कम हो जाए तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो रेवेन्यू ज्यादा ही होगा. और दूसरी सूरत यह है, प्राइस को ज्यादा कर ले तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो रेवेन्यू जो है वो भी ज्यादा हो सकता है. तो अब हमने देखने के किस तरह से हाउ can it be profitable or how it help to, you know, maximize the profit, these kind of offers, right? To sell something to somebody at lower price and something to somebody at higher price, how it help to maximize the profit, ये भी हम learn करेंगे. okay? Now अब देखेंगे मार्केट पावर की बात होगी. मार्केट पावर एंड कंपटीशन आर द टू फोर्सेस दैट ऑपरेट द मोस्ट मार्केट. ये दो चीजें हैं, एक मार्केट पावर और एक कंपटीशन, जो किसी भी मार्केट को चलाने में मददगार साबित होते हैं, राइट? सो दीज आर द टू फोर्सेस दैट ऑपरेट मोस्ट मार्केट. मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर बीइंग ऑपरेटेड बाय टू थिंग्स, कंपटीशन and market power, right? Now what is market power? Market power is the ability to influence the market and in particular the market price by influencing the total quantity offered for sale. Market power क्या होती है? Is ability to influence the market, right? And it's particular the market price, खास तौर पे कीमत को influence करना, right? So ये अगर कोई firm प्राइस को इन्फ्लुएंस ज्यादा कर सकती है, उसके मार्केट पास ज्यादा है, कम कर सकती है, मार्केट पास कम है. परफेक्ट कंपटीशन की तरह आपको याद है ना, क्योंकि हर फर्म का शेयर मार्केट की सप्लाई का इतना कम होता था, ठीक है, कि उसके जरिए से उसका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हो पाता था. ठीक है, सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट शेयर इतना कम होता था जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम होता था, मार्केट की प्राइस की डिटर्मिनेशन में उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम होता था. जबकि the more share you have in the pie of supply, right, so the more power you have, right? So anyway, so market power क्या होती है, is the ability to influence the market and in particular the market price, right, by influencing the total quantity offered for sale. quantity ज्यादा करनी है, quantity कम करनी है, quantity कम कर देंगे तो obviously price ज्यादा हो जाएगी, quantity ज्यादा करनी है price कम हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, market power, right? So then a monopoly is an industry that produce a good or service for which no close substitute exists and in which there is no supplier that is protected from the competition by a barrier preventing the entry of the new firm. So a monopoly is an industry that produces a good or service for which no close substitute exists and in which there is no supplier that is protected from the competition by a barrier prevented the entry of the new firm. तो मोनोपोली कहती है एक फॉर्म किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है और वो जो चीज प्रोड्यूस कर रही है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मौजूद कोई नहीं, राइट? सो ये इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली. और जो उस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री है उस पर कोई ना कोई बैरियर मौजूद होता है, राइट, जिसकी वजह से नई फर्म मार्केट के अंदर एंटर नहीं हो सकती. ओनली वन फर्म इज प्रोड्यूसिंग द होल कमोडिटी एंड देयर एग्जिस्ट नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओके, how monopoly arises, monopoly किस तरह से बनते हैं, right? Now a monopoly has two key features. One, no close substitute and barriers to entry. देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद हो तो फिर मोनोपोली तो ना हुई ना. और इसी तरह से अगर बैरियर टू एंट्री ना हो, everybody, if somebody want to come and produce that specific product, if he is allowed, it means कि इस पे एंट्री पे बैरियर नहीं है तो फिर मोनोपोली कायम नहीं रह सकती. इन अदर वर्ड, मोनोपोली कायम रहने के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ उस चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो बल्कि इंडस्ट्री के अंदर जो एंट्री का
बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो. ओके, nobody is allowed to come and produce that specific product, right? So these are the two key features of the monopoly. Okay, इसमें से एक भी नहीं होगा तो monopoly कायम नहीं रह सकती. Now, legal or natural constraints that protect a firm from potential competitor are called barrier to entry. Legal or natural constraints that protect a firm from potential competitor are called a barrier to entry. चाहे वो natural जो है वो constraint हो या आपका legal हो, कि किसी का पेटेंट राइट हो, गवर्नमेंट किसी को अलाउ ना करे और चीज को प्रोड्यूस करने में, या उसका चीज का रॉ मटेरियल बाय नेचर नेचुरली वो आपके पास हो, सिर्फ आप ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नेचुरल कंस्ट्रेंट भी हो गया. ओके, नाउ then there are two types of barrier to entry, legal and natural. We'll see one by one. The legal barrier to entry creates a legal monopoly. अगर barrier legal होगा तो क्या create होगा? Legal monopoly. A market in which the competition and entry are restricted by the grant of a one public franchise or government license. यानी कि अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए पब्लिक फ्रेंचाइज या गवर्नमेंट लाइसेंस हो तो ये आपका लीगल मोनोपोली है. इस तरह से आपकी लीगल मोनोपोली कायम हो जाएगी. जैसे एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो किसी को गवर्नमेंट के उसमें फ्रेंचाइज, गवर्नमेंट डू नॉट अलाउ इट टू, राइट. सो द ओनली जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक एनर्जी को जो है वो डेवलप और क्रिएट करता है, राइट. सो उसका लीगल. इसी तरह से जैसे कि आपके सामने यूएस की एग्जांपल लिखी हुई है कि पोस्टल सर्विस फॉर फ्रेंचाइज टू डिलीवर फर्स्ट क्लास मेल. फर्स्ट क्लास मेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोस्टल सर्विस, गवर्नमेंट की जो पोस्टल सर्विस है, यूएस की पोस्टल सर्विस, उसको अलाउ है, राइट. सो ये पब्लिक फ्रेंचाइज है. दूसरा गवर्नमेंट लाइसेंस. लाइकवाइज जस्ट आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर पाकिस्तान एज वेल. फॉर एग्जांपल आज से 10-15 साल पहले तक पीआईए को हवाई सफर की जो है गवर्नमेंट की थी, फ्रेंचाइज थी, नोबडी एल्स कैन. इस तरह रेलवे के ऊपर आप देख लें कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है, राइट, फ्रेंचाइज की. द सेकंड वन इज द लाइसेंस. सो गवर्नमेंट सम टाइम प्रोवाइड लाइसेंस टू समबडी टू प्रोड्यूस द गुड और सर्विसेज, राइट. सो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और जो है ना वो अवेलेबिलिटी ओनली गवर्नमेंट के लाइसेंस से होती है, लाइक जैसे कि लॉ की या मेडिसिन की या एटसेट्रा, इस तरह से. तो टू टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ एंट्री, एक लीगल होता है और दूसरा नेचुरल होता है, राइट. तो लीगल के हवाले से आपने देखा जो लीगल जो है वो बैरियर की वजह से जो मोनोपोली क्रिएट होती है उसको लीगल मोनोपोली बोलते हैं. ओके, और वो दो उसके जो है वो होते हैं ग्रांट ऑफ वन पब्लिक फ्रेंचाइज एंड सेकंड वन गवर्नमेंट लाइसेंस, राइट. And then patent and copyright as well. So somebody have a patent right or copyright to produce something, right, good or service, so they can also create a monopoly. Now, market power. Natural barrier to entry creates a natural monopoly, which is an industry in which one firm can supply the entire market at lower price than two or more firms can, right. So natural barrier to entry to create a natural monopoly, which is an industry in which one firm can supply the entire market and lower price than the two or more firm can. यानी एक कीमत के ऊपर एक फर्म जो है वो ही मैक्सिमम प्रोडक्शन देकर इस कीमत पर प्रोड्यूस करके, अगर वो कंपटीशन होगा तो उस कीमत पर वो फर्म जो है वो उसको प्रोड्यूस करना और सेल करना जो है वो उसके लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट्स नहीं लाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हो जाएगी. सो नेचुरल बैरियर टू एंट्री क्रिएट अ नेचुरल मोनोपोली विच इज एन इंडस्ट्री इन विच वन फर्म कैन सप्लाई द एंटायर मार्केट एट अ लोअर प्राइस देन टू और मोर फर्म्स कैन. Look at this. The figure 12.1 illustrate a natural monopoly. Okay, here we go. So you can see there is average total cost and demand curve that is intersecting at this point. Okay, so this you can see at this intersection the price is 5 and quantity that is 4, right. So million of kilowatts per hour ये जो है वो बात की गई है, ठीक है. और प्राइस जो है प्राइस है 5, right. Now here we go. One firm can produce 4 unit of output at 5 cent per unit. एक फर्म जो है वो 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, राइट. 4 मिलियन ऑफ किलोवाट पर आवर की बात हो रही है. एनीवे आई एम यूजिंग जस्ट 4. One firm can produce 4 unit of output at 5 cents per
unit. Okay, now look at this. Here we go. Two firms can produce 4 unit, 2 each at 10 cents per hour. अगर वो 2 हो, ठीक है जी, तो वो ये देखें, ये 2 फर्म्स हैं, ये किस पर प्रोड्यूस कर रही है? 10. ओके, सो इट मीन कि 2 फर्म्स हैं तो उनको प्रोडक्शन 4 करनी है, तो एक फर्म 2 जो है वो 10% पे बेच रही है और दूसरी 2 जो है वो 10% पे बेच रही है. इसके मतलब 4 के लिए वो 10 प्राइस चार्ज कर रहे हैं. ठीक है जी. सो 2 फर्म कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट, 2 unit each at 10 cents per unit, right? So one firm is basically producing at 4 unit at 5 cents per unit. और 2 फर्म्स आई कंपटीशन में, तो फिर क्या हुआ, दोनों को 2 प्रोड्यूस करने हैं और एक जो है वो 10 सेंट्स पर यूनिट पर 2 यूनिट फरोख्त कर रही है, दूसरी 10 पर 2 कर रही है. तो इसका मतलब है कि आपने देखा कि 10 उसकी जो है ना एट 10 सेंट्स पर यूनिट, तो एक फर्म 5 सेंट्स पर यूनिट पर प्रोड्यूस कर रही है और 2 जो है वो 10 पर कर रही है. ओके, नाउ 4 firm can produce 4 unit at 1 unit each at 15 cent पर. अगर 4 फर्म्स ने करना है तो हर फर्म की अगर मार्केट में सप्लाई 4 करनी है तो 4 फर्म्स हैं तो हर फर्म के हिस्से में 1 यूनिट आया, राइट? यानी कि 1 million of kilowatt per hour हर फर्म के हिस्से में आया 1 यूनिट. फर्म्स कितनी है? 4 है, तो इसलिए 1 यूनिट आएगा. तो वो किस प्राइस पे बेचेंगे? लुक एट दिस, दैट इट इज एट 15. ओके, वो 1 यूनिट. हर फर्म 15 पे 1 बेचेगी. 4 फर्म्स हैं, अगर 2 फर्म है तो 10 पर जो है वो 2 बेचेगी, 2 + 2 4, और अगर एक फर्म है 5 पर 4 बेचेगी. सो मार्केट पार्ट का आपको अंदाजा हुआ, 1 फर्म कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट ऑफ आउटपुट एट 5 सेंट पर यूनिट, 2 फर्म कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट, 2 यूनिट ईच at 10 cents per hour, and 4 firms can produce 4 unit, 1 unit each at 15 cents per hour. Okay, now here we go. In a natural monopoly, economies of scales are so powerful that they are still being achieved even when the entire market demand is met. Okay, इतनी powerful होती हैं economies of scales, right? कि वो फिर भी achieve की जा सकती है कि इवन के डिमांड जो है वो मेट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी टोटल कॉस्ट कम हो रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट. ओके, नाउ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज स्टिल स्लोपिंग डाउनवर्ड व्हेन इट मेट द डिमांड कर्व. लुक एट दिस, हियर डिमांड कर्व मीट्स द एवरेज टोटल कॉस्ट, राइट? सो इट मीन कि अभी इससे डिमांड मेट हो गई, लेकिन अभी डिमांड कर्व में एवरेज टोटल कॉस्ट अभी गिर रही है. देखें, डाउनवर्ड स्लोपिंग अभी गिर रही है, अभी ये मिनिमम पॉइंट पे नहीं आई, अभी ये मिनिमम पॉइंट पे नहीं है, तब भी डिमांड मेट हो रही है. सो इन नेचुरल मोनोपोली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर सो पावरफुल that they are still being achieved even when the entire market demand is met. At ATC curve is still sloping downward when it met the demand curve. Here, that is the point where demand curve meets, this is the point where demand curve meets average total cost. After this point, even average total cost is decreasing. So this is the powerfulness of the economies, right? Natural monopolies, economies of scale. Okay, now here we go. Market part, monopoly price setting strategies. Look at these. For a monopoly firm to determine the quantity it sells, it must choose the appropriate price. So for a monopoly firm to determine the quantity it sells, it must choose the appropriate price. What is that appropriate? There are 2 types of monopoly pricing setting strategies. One, price discrimination. What is price discrimination? Price discrimination is the practice of selling different unit of good or services for different prices. Many firms price discriminate, but not all of them are monopoly firms. So try to understand this. एक ही चीज को 2 मुख्तलिफ जगहों पर या 2 मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कीमतों पे बेचने का नाम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो पहली स्ट्रेटजी क्या हुई मोनोपोली की? प्राइस सेटिंग स्ट्रेटजी. सेलिंग अ सेम कमोडिटी टू डिफरेंट places or different person at 2 different prices. This is the very first strategy of determining the price or under monopoly. Okay, now here we go. A single price monopoly is a firm that must sell each unit of its product for the same price to all its customers. So a single price monopoly is a firm that must sell
each unit of its output for the same price to all its customers. सारे customers को एक ही प्राइस पर वो चीज बेच रहे हैं, ठीक है, ये सिंगल प्राइस मोनोपोली. याद रखिएगा आज के दिन हम जो है आज के लेक्चर में हम सिंगल प्राइस मोनोपोली को फोकस करेंगे. होपफुली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी रोशनी डालेंगे. लेकिन मार्केट पावर के अंदर आप याद रखिएगा स्ट्रेटजीज कितनी होती है, दो, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और सिंगल प्राइस monopoly. So single price monopoly में what they do is that they sell the product at one price to all the customer, and in price discrimination they discriminate, you can see that same commodity selling at two different places at different prices, right? So for example आपको शायद ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि एक ही commodity है, राइट, और वो आपके जो है वो एक यानी कि आप पारा मार्केट के अंदर और प्राइस पे है और सुपर मार्केट के अंदर और प्राइस पे है. ये हम तफसीलन इसको जो है वो डिफरेंट इसकी जो है देखेंगे जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे. तो आज हमारा फोकस जो है सिंगल प्राइस मोनोपोली के ऊपर ही रहेगा. ओके, ना सेटिंग प्राइस, सिंगल प्राइस मोनोपोली आउटपुट एंड प्राइस डिसीजन. सेटिंग प्राइस, monopolies, output and price decision. Price and managerial revenues. So a monopoly is a price setter, not a price taker like a firm in perfect competition. I have already explained that. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हर फर्म का सप्लाई के अंदर इतना थोड़ा शेयर होता है कि वो प्राइस वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हेंस वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते. जबकि मोनोपोली के अंदर सारा शेयर एक फर्म के पास ही होता है और उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी एज सच नहीं होता, तो वो दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. लेकिन अब ये ज़हन में रखिएगा कि उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो जी में आए प्राइस रख लें. दे कैन इन्फ्लुएंस दो, हाउएवर दे कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस दे वांट टू. उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि दे हैव टू सेट द प्राइस ऑन द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर, राइट, अदरवाइज कंज्यूमर वोंट बाय दैट. ओके, अ मोनोपोली इज अ प्राइस सेटर. ये प्राइस सेटर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती. तो याद रखिए वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ perfect competition was that firm is price taker. Firm was price taker. Perfect competition में firm price taker होती है. Price taker का मतलब ये कि प्राइस डिटरमिन होती है. मार्केट के अंदर करते कौन है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, और फर्म अपनी प्रोडक्ट उस प्राइस के ऊपर ही बेच सकती है. और जब मोनोपोली के अंदर फर्म प्राइस सेटर होती है. ओके, here we go. The reason is that the demand curve for the monopolies output is the market demand curve. ये ज़हन में रखिएगा कि demand curve for the monopolies output is the market demand curve, right? To sell a larger output on a monopoly must set a lower price. ज़्यादा बेचने के लिए वो कम प्राइस रख देगा. Okay? The total revenue is the price multiplied by the quantity sold. Okay? So minor revenue is the change in total revenue and the result for one unit increase in the quantity sold. So total revenue बिल्कुल exactly आपको याद होगा, revenue जो है वो price into quantity, multiple of price into quantity, right? Difference perfect competition का total revenue और इसके total revenue में क्या है, वहां पर वो जो price थी जिससे फर्म जो है अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करती थी वो सेट कौन करता था, मार्केट फोर्सेस करते, डिमांड और सप्लाई करते थे. यहाँ पर ऐसा नहीं है. सो Minor revenue exactly same, change in total revenue due to change in quantity, right? So ये minor revenue है. इनका minor revenue is the change in total revenue that result from one unit increase in quantity sold. एक मजीद चीज बेचकर जो रेवेन्यू में फर्क पड़ा है वो क्या होगा, minor revenue. Okay? मसलन 10 चीजें बेच रहे हैं, टोटल रेवेन्यू 100 है, 11 चीजें बेच रहे हैं, टोटल रेवेन्यू अगर 110 है, तो एक मजीद चीज बेचने से टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आई, दैट इज 10. सो माइनर रेवेन्यू इज 10. और अगर आप एक और चीज बेचते हैं जो 12 यूनिट बेच देते हैं तो आपका रेवेन्यू जो है 122 हो जाते हैं. तो एक मजीद यूनिट बेचने से आपको टोटल रेवेन्यू में कितनी चेंज आई, 12 की, राइट. सो दिस इज द माइनर रेवेन्यू. माइनर रेवेन्यू इज द सेम, राइट. सो नाउ हियर फॉर अ सिंगल प्राइस मोनोपोली माइनर रेवेन्यू इज लेस than the price at each level of output. That is, minor revenue is less than price. Okay. Now here it is the demand curve. You can see this is the demand curve, right? Now figure 12.2 illustrates the relationship between price and minor revenue and derives the minor revenue curve. There we go. Suppose a monopoly set a price of $16 and sells €2. Okay. Now suppose the firm cut the price to 14 and sell 3 units.
जस्ट सिंपल आपने देखा, look at this, when price was 16, right, फर्म कितना सेल कर रही थी 2 यूनिट, और प्राइस कम की 16 से 14 की, आप कितना यूनिट सेल कर रही है 3 यूनिट, राइट। वो सी पॉइंट से डिमांड की डी पॉइंट पर शिफ्ट हो गए। लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है ना, कम कीमत होगी तो ज्यादा बिकेगा, राइट। सो नो, सपोज द फर्म कट्स द प्राइस to 14 to sell 3 units, right, or it loses 4 of total revenue. It loses 4 of total revenue on 2 unit it was selling at 16, right? Okay, so what is its loss? That is 4. This pink box will explain total revenue loss, that is $4. Okay, now and its gain is $14 of total revenue on 3rd unit. So you can see the blue part, the total revenue gains is $14. What is the loss? That is pink part. What is the gain? That is blue one. The total revenue gain is $14. And what is the loss? $4. Because that firm was selling 16 at price 2. Now they are selling 14 at sorry, they were selling 2 at price 16. Now they are selling 3 at price 14. So they lose the part which is, you know, highlighted in pink, and blue part is basically the gain. एक मजीद लेने से जो gain है, ठीक है। तो आप देख लें, so the total revenue increased by 10. Total revenue increased by 10, which is marginal revenue, which is marginal revenue, right। देखिए ना, 2 बेच रहे थे, रेवेन्यू 14 था, 3 बेच रहे हैं, रेवेन्यू 16 है, राइट। सो अंडरस्टैंड अगेन, आई एम सॉरी, 2 बेच रहे हैं तो रेवेन्यू 16 है, 3 बेच रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू 14 है। तो इससे आपको आइडिया होता चला जा रहा है, राइट। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज 10, ओके। सो अगेन you go, the marginal revenue curve passes through the red dot midway between 2 and 3 unit and at $10, right. You can see the marginal revenue curve, which is I think orange color, right. Now you can see that my price is greater than marginal revenue at each quantity. Price is greater than marginal revenue at each quantity, right. So a single price monopoly, output and price determination, you can see this, the upper part of the diagram there is quantity, right, and the lower part of the diagram is showing the upper part is showing the demand and lower part is showing the total revenue. You can see that. Here we go, marginal revenue and elasticity हम देखेंगे, right. So a single price monopoly's marginal revenue is related to the elasticity of demand for its good. A single price monopoly's marginal revenue is related to the elasticity of demand for its good, right. Now here we go, if demand is elastic, a fall in price brings an increase in total revenue. अगर demand elastic है तो a fall in price brings an increase in revenue, right. The rise in revenue from the increase in quantity sold outweighed the fall in revenues from the lower price unit and marginal revenue is positive. You can see, you know, the elastic, the upper part, mid point पर elasticity equal to unit होती है और mid part से ऊपर की तरफ elastic होता है और नीचे की तरफ less elastic होता है. You remember that? जब elasticity के दौरान बताया था. So it means mid point तक आपका जो है वो total revenue increase होता रहता है. Mid point तक क्या है? Elastic. जब तक demand curve elastic रहता है तो total revenue increase होता रहता है. ठीक है? और जैसे ही lower part की तरफ आप आए, look at this lower part, right. If demand is inelastic, a fall in price brings in decrease in total revenue. You can see the rise, here we go. The rise in revenue from the increase in quantity sold is outweighed by the fall in revenue from the lower price per unit and marginal revenue is negative. You can see that, right. So lower part of demand curve, that is inelastic, and you can see that when it is unit elastic, you can see that marginal revenue is 0. Okay, and when it is inelastic, marginal revenue is negative. So if you sell more when demand is at inelastic area, so marginal revenue आपका क्या होगा, negative हो जाएगा और total revenue गिरना शुरू हो जाएगा. Okay, so आप कह सकते हैं that the rise in revenue from the increase in quantity sold is outweighed by the fall in revenues from the lower price per unit and marginal revenue is negative.
जस्ट आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इलास्टिक क्या होता था और इनइलास्टिक क्या होता था। इलास्टिक ये होता था कि अगर आप प्राइस में थोड़ी सी चेंज लाते हैं, डिमांड में बड़ी सी चेंज आ जाती है, क्या होता है इलास्टिक। इनइलास्टिक क्या है, प्राइस में बड़ी सी चेंज लाए, डिमांड में थोड़ी सी चेंज आती है। लेकिन जब आप प्राइस को थोड़ा सा कम करते हैं, डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, ठीक है जी, तो आपका रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी ही तो टोटल रेवेन्यू है ना, तो प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से डिमांड में बड़ी सी तब्दीली आ जाती है, क्वांटिटी में बड़ी सी तब्दीली आ जाती है, तो आपका क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। और जब प्राइस में बड़ी सी तब्दीली के बावजूद डिमांड में थोड़ी सी तब्दीली आए तो रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा डिमांड कर्व का वो हिस्सा जो इलास्टिक है, ये देखिए ये पार्ट इलास्टिक है। इस दौरान आप देखें आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होता इधर तक, जहां पर ये इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी है तो ये 0 है। जब ये इन इलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू होगा। अब नीचे वाले डायग्राम में देखें तो आप देखें कि जहां तक ये यूनिट 5 है वहां तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जब तक मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, जब तक वो पॉजिटिव है। जब वो 0 हो गया तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे है, और जब वो डिक्रीज होना शुरू हो गया तो टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। सो मीन when total revenue is negative, start decreasing, marginal revenue is negative. Okay. Now, if demand is unit elastic, a fall in price does not change the total revenue. अगर वो unit elastic है तो fall in price does not change the total revenue. You can see the rise in revenue from the increase in quantity sold equals the fall in revenue from the lower price per unit, and MR is equal to 0. Okay, here we go. Total revenue is maximized when marginal revenue is 0. You can see the maximum total revenue is at unit 5. At the same point unit 5 marginal revenue is 0. Okay, when total revenue start decreasing, marginal revenue become negative. Okay, a single price monopoly never produce an output at which demand is inelastic. Demand is inelastic, they will never produce. Okay, now if it did produce such output, the firm could increase their revenues, decrease total cost, and increase economic profit by decreasing output. Okay, now see, अब हम आपको ये रेवेन्यू कंसेप्ट जो आपको बताए हैं वो आपको डिराइव करना सिखाते हैं, राइट। आप उनको गौर से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, यू रिमेंबर, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। वहां पर जो पी होती थी वो कौन सेट करता था, वो मार्केट सेट करती थी। अब जरा थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, अब प्राइस डिमांड से आएगी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर द फर्स्ट कंसेप्ट इज टोटल रेवेन्यू, दैट इज पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। आपको याद होगा पिछले। अब ये Q is equal to A minus BP. This is the demand equation. Okay? आपको याद होगा ये डिमांड इक्वेशन है, Q is equal to A minus BP. आपको चाहिए प्राइस, ये गिवन है। आप सॉल्विंग द इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन फॉर प्राइस, वी कैन गेट द प्राइस। हाउ? आप BP को राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये आपका BP is equal to A, और माइनस क्यू को राइट हैंड साइड पे लाए माइनस क्यू होगा। अब ये बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस क्यू डिवाइडेड बाय बी। अब इसको अरेंज कर ले, पी इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस 1 बाय बी क्यू, राइट। अब आप देखें ए बाय बी कोई कांस्टेंट है, 1 बाय बी इज अगेन ए कांस्टेंट, वी डोंट नो। सो व्हाट वी कैन अज्यूम, we assume that A by B is equal to C and 1 by B is equal to D, right, अपनी आसानी के लिए। so प्राइस किसके बराबर होगी, प्राइस is equal to, that is simple, C minus D Q. Okay, so this is price. Now you remember the total revenue is equal to P into Q, so just substitute the value here. Total
revenue is equal to, substitute the value of P, here you have already derived the value of P, that is C minus DQ into this Q. So what is total revenue? Total revenue is equal to CQ minus DQ square. Right? So total revenue is equal to CQ minus DQ square. So this is the very first thing which we want to derive. So total revenue आपने देखा मोनोपोली के तहत टोटल रेवेन्यू किस तरह से होगा, ये हम कर क्या रहे हैं, रेवेन्यू कंसेप्ट्स अंडर मोनोपोली. सो यू कैन डिराइव द टोटल रेवेन्यू. सेकंड कंसेप्ट यू नो दैट इज व्हाट इज दैट, एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू आपको मालूम है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है. और आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया दिस इज टोटल रेवेन्यू विच यू डिराइव्ड. सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू CQ minus DQ square divided by Q. So average revenue will become CQ divided by Q minus DQ square divided by Q. So average revenue will become C minus DQ. Average revenue कितना हो गया, C minus DQ. अब जरा आपने गौर से देखें एवरेज रेवेन्यू और प्राइस. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू सी माइनस डी क्यू, प्राइस इज इक्वल टू सी माइनस डी क्यू. सो अंडर मोनोपोली एवरेज रेवेन्यू प्राइस और प्राइस एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है, यानी कि पी इज इक्वल टू ए आर. सो हमने क्या देखा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस अंडर मोनोपोली. ओके. सो थर्ड कंसेप्ट दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज delta TR over delta Q, right? Or DTR over DQ, mean first order derivative of total revenue. Take the first order derivative of total revenue. This is the total revenue. You take the first order. So MR is equal to CQ का डेरिवेटिव क्या होगा, C, और DQ स्क्वायर का क्या होगा, 2DQ. So this is marginal revenue. क्लियर. फोर्थ कंसेप्ट आपको बताते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू. अब किसी चीज की भी स्लोप लेनी हो तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ले लेते हैं. स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज DAR ओवर DQ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. व्हाट इज, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, इसका फर्स्ट ऑर्डर. C इज अ कांस्टेंट 0 और माइनस डी क्यू का डेरिवेटिव ओनली डी. अगर हम मॉडुलस लगाएं तो आंसर इज ओनली डी. नाउ स्लोप, फिफ्थ कंसेप्ट, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. सो स्लोप लेनी हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, DMR ओवर DQ. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले मार्जिनल कॉस्ट का, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. C इज अ कांस्टेंट and it will become 0 and minus 2DQ का डेरिवेटिव 2D minus 2D. अगर हम मॉडुलस लगाएं माइनस के साइन को इग्नोर करने के लिए तो ये आ जाएगा 2D. ओके. सो हमने आपको स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू भी बताई, स्लोप ऑफ माइनर रेवेन्यू भी पता चला. एवरेज रेवेन्यू किस तरह से डिराइव करते हैं, माइनर रेवेन्यू प्राइस है, ये दिस इज हाउ वी डिराइव द रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली. इसमें से कुछ चीजें आपको बड़ी दिलचस्प आपको बताना चाहूंगा. देखिए स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू देखिए दैट इज डी, और स्लोप ऑफ माइनर रेवेन्यू देखिए दैट इज 2D. सो इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू से माइनर रेवेन्यू की स्लोप हमेशा डबल होती है. एवरेज रेवेन्यू से माइनर रेवेन्यू की स्लोप 2 गुना होती है, राइट. और एवरेज रेवेन्यू ही दरअसल डिमांड कर्व या प्राइस कर्व होता है. ओके. मोनोपोली के तहत आप देख लें एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू C माइनस DQ. अब Q को उधर ले जाएं और P को उधर ले आए तो ये ही उसकी डिमांड भी बन जाएगी. इट मीन एवरेज रेवेन्यू का कर्व दरअसल डिमांड कर्व भी होता है, यानी कि इट इज वेरी इजी टू डिटरमिन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. ओके. सो दिस इज how we can mathematically derive the average revenue, minor revenue, slope of average revenue and slope of minor revenue. अब आपको कुछ बातें ज़हन में बिठानी है ताकि हम अगली स्लाइड पे जाएं तो आपको याद हो. टोटल रेवेन्यू आपको याद रखना है, दैट इज CQ माइनस DQ स्क्वायर. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू CQ माइनस DQ स्क्वायर. उससे हम फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसका ग्राफ डायग्राम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो टोटल
revenue is equal to CQ minus DQ square. Let कर लें, let C is equal to 11 and D is equal to 1. हमने assume कर लिया. So what will this equation become? Total revenue is equal to 11Q minus Q square. So ये हमने assume कर लिया. ये total revenue की equation आ गई. ठीक है. अब आप देखें, यहां पर आप क्वांटिटी एज्यूम करते जाएं, यहां पर आप टोटल रेवेन्यू आपका कैलकुलेट होता जाएगा 11Q माइनस Q स्क्वायर. ये आपका एवरेज रेवेन्यू आता जाएगा. एवरेज रेवेन्यू आपको पता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है. और आखिर में आपका माइनर रेवेन्यू, माइनर रेवेन्यू आपको मालूम है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. टेबल बना लेते हैं. तो लेट्स सी. ओके, विल स्टार्ट विद लेट क्वांटिटी जो है वन प्रोड्यूस करने. कितनी? 1. सो आप टोटल रेवेन्यू निकालना है. वेरी सिंपल. यहां पर Q की जगह पे अपने 1 सब्स्टिट्यूट कर लेना है. व्हाट इज दैट? 11 into 1 minus 1 square. It will become 11 into 1 11 minus 1 square mean 1, that will become 10. Now quantity अगर फर्ज करें 2 है 2, so that will become 11 into 2 minus 2 square. That will become 11 2s are 22 minus 2 2s are 4. So what it will become? It will become 22 minus 4, that is 18. Now अगर हम 3 assume कर लें तो it will become 11 into 3 minus 3 square. That will become 11 3s are 33 minus 9. 33 minus 9, what it will be? It will be 24. Okay. Likewise, if it is 4, it will become 44 minus, it will become 11 into 4 minus 4 square. That is 44 minus 16. 44 minus 16, that is 28. Then assume 5. It will become 55 minus 25. That will become 30. Assume 6. 11 6 are 66 minus 36, again 30. Then assume 7. 77 minus 49, that is 28. This is how we can get total revenues. Now my average revenue is total revenue over quantity. Total revenue is 10, quantity is 1, answer is 10. Total revenue is 18, quantity 2, answer is 18 divided by 2, 9. Okay. Now quantity is 24, total revenue is 24, quantity is 3, that will 8. And 28 divided by 4, that is 7. 30 divided by 5, that is 6. Okay. And then 30 divided by 6, that is 5. And then 4. Minor revenue change मालूम करनी हमने 10. Total revenue में कितनी change? 8. 24 minus 18, that is 6. 28 minus 4, that is 4. 30 minus 28, that is 2. 30 minus 30, that is 0. 28 minus 30, that is minus 2. Okay. Now this is how we can derive the table, right? We derive the equations, we assume the values, we derive the table. Now we need to learn the relationship. Look at the table and try to learn the relationship. Look, when from unit 1 to unit 6, unit 5 or 6, total revenue is increasing, right? And then look, minor revenue, average revenue is also decreasing, minor revenue is decreasing as well, but minor revenue is less than average revenue. Then at 6, look at this, total revenue is proved that it is maximum. When total revenue is maximum, look at minor revenue, it is 0. When total revenue is start decreasing,
minor revenue is negative. So you can say, first, when total revenue increases, minor revenue decreases. Second, when total revenue is maximum, minor revenue is 0. Third, when total revenue start decreasing, minor revenue become negative. This relationship we can see in a diagram as well. You can draw the diagram. If you draw the diagram, quantity, this is total revenue. Let's say 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, and 27 and 30. So 3, 6, 9, 12, तीन का हमने डिस्टेंस रखा है. 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. और क्वांटिटी हमारी मैक्सिमम 7 है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So first of all, draw the total revenue curve. When quantity is 1, total revenue is 10. So 10 somewhere here, थोड़ा सा 9 से ऊपर होगा, ये point आ गया. Then 2 and 18, 18, 18, here it is 18, 2 and 18. 3 and 24, that is the point, 3 and 24. 4 and total revenue is 28, ये 27 से थोड़ा सा ऊपर, okay, थोड़ा सा. 5 and 30, that is 6 and 30, somewhere here. 7 and 28, 27. So please join these all points. By joining these all points, if we join these all points, we'll get the total revenue. What is that? Total revenue. You can see, now we can draw the average and minor revenue as well. So this is quantity, this is average revenue and minor revenue. You can see 2, 4, 6, 8 and 10. 2, this is 0 and this is minus 2. 2, 4, 6, 8 and 10. Quantity 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now first of all, draw average revenue. 1 and 10, this is the point. 2 and 9, somewhere here. 3 and 7, somewhere here. 4 and 6, somewhere here. 5 and somewhere here. And this 6 and 5, somewhere here. 7 and 4. Okay, so join these all points, you'll get average revenue. Minor revenue 1 and 10, 2 and 8 and 4 and 6. Again, sorry, 1 and 10, 2 and 8, this and this and 5 and 0 and sorry 6 and 0, 5 and 2, 7 and 9. So if you join these all points, you'll get minor revenue. Okay. Now you can see here at point 6, you can see total revenue is maximum, and if you extend it to the lower part,
minor revenue is 0. When total revenue is maximum, minor revenue is 0. When total revenue is increasing, minor revenue is decreasing. When total revenue is decreasing, minor revenue is negative. So you can easily see these relationship. Total revenue increases, minor revenue decreases. Total revenue is maximum, minor revenue is 0. Total revenue start decreasing, minor revenue is negative. Okay, so here elasticity of demand is 1, so price would be somewhere here, not here. Okay, upper part, because it is elastic and this part is less elastic. Okay, so this is demand curve as well. So here elasticity of demand equal to 1, here elasticity of demand is greater than 1, and here elasticity of demand is less than 1. So okay, so this is how it works. Okay, so this is how we can draw the revenue curves as well. Okay, now we'll go to the next slide. A single price monopoly output and price decisions. Look at this output and price decision. The monopoly faces the same type of technology constraint as the competitive firm, but the monopoly faces a different market constraint. So जो परफेक्ट कंपटीशन के टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स थे वही मोनोपोली के, लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट कंस्ट्रेंट्स है वो मोनोपोली के मार्केट कंस्ट्रेंट वैसे नहीं है. द मोनोपोली सिलेक्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल of output in the same manner as competitive firm, that is MC is equal to MR. Equilibrium point क्या होगा जहाँ पे MC और MR equal होगा. Okay, the monopoly sets its price at the highest level at which it can sell the profit maximum quantity, right? So वो उतनी quantity बेचेगी जहाँ पर वो maximum profit ले सकती है. The monopoly may earn an economic profit even in the long run, but the barrier to entry protect the firm from market entry to competitor firm. बड़ी simple सी बात है. Long run के अंदर perfect competition के तहत क्या ये possible था कि कोई firm जो है economic profit या abnormal profit कमाए? Answer है no. Why? Because free entry allow the new firms to get into the market and share the profit. That is, you know, that is the point. But under monopoly, firm can earn abnormal or economic profit in long run as well. Why? Because जो barrier है नई firms के industry के अंदर आने का वो strong है. No firm can get into the market. Okay. So ये बात इस slide पर हम आपको समझा रहे थे. So this is the total revenue and total cost curve. This is how you can, you know, आपको फिर याद दिला दूं, profit दो तरह से, एक total revenue और total cost के difference और दूसरा minor revenue और marginal cost यहाँ पर intersect करते हैं. Okay, you can see this total revenue curve and total cost curve, right? So here the blue one, you can see this is total revenue and this is total cost curve. This is total revenue and this is total cost. So here you can see the same way we explained in perfect competition, the residual between total revenue and total cost is called profit. So here the difference between total revenue and total cost is maximum. From here to here it is the total cost, and from here to here it is total revenue. That is why I'm saying this is the profit. This is the profit. The residual between total revenue and total cost is called profit. So you can see if the firm produces 3 units, that is the point where profit is maximum. If firm produces more than 3, it means 4, the profit will reduce, and if 2, the profit is again reduced. तो दोनों सूरतों में अगर 4 प्रोड्यूस करे तब भी प्रॉफिट कम हो जाता है, 3 प्रोड्यूस करे तब भी प्रॉफिट कम हो जाता है. दैट इज वाई फर्म को ऑप्टिमल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप 3 चीजें प्रोड्यूस करने पर ही नजर आ रहे हैं. सो इकोनॉमिक प्रॉफिट आप देखें 30 to 42 है, दैट इज 30 इज द टोटल कॉस्ट एंड 42 इज द total revenue. So 42 and 30, the difference of the residual is 12. So economic profit is 12. So difference between total revenue and total cost is profit. You can see this now. Look at this. Figure 12.4 illustrates the profit maximizing choice of a single price monopolist. You know, you can see in part A, the monopoly set the quantity produced at the level that maximizes total revenue minus total cost. That is at quantity is 3, and that is how a firm can get maximum level of profit. That is 42 minus 30, that is 12. Okay, now you can see single price monopoly and output price decision in case of MRMC curve. Here we go. What is the point of equilibrium? Where MC is equal to MR. Okay, so MC is intersecting MR. This is the point where which is the equilibrium point. If अगर हम इसे नीचे गिराएं x एक्सिस पे तो क्वांटिटी डिटरमिन हो जाएगी जो कि 3 है, और y एक्सिस पे गिराएं तो जो आपकी प्राइस डिटरमिन हो जाएगी जो कि 14 है. आपको याद है ना कि P और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होते थे, याद है ना, हमने प्रूव किया, राइट? इसी तरह से आप देखें, अब आपने
क्वांटिटी भी डिटरमिन कर ली और किस प्राइस पे बेच रहा है वो भी डिटरमिन होगी. ओके, नाउ average total curve tells us the average cost. You can see the average cost per unit is 10, right? So this point is telling us here, you can see this is telling us the average total cost. Okay, now economic profit is the profit per unit multiplied by the quantity produced, that is the blue rectangle. You can see economic profit, that is 12. Okay, you can easily calculate this. Why? How? You can multiply it. Economic profit is profit per unit multiplied by the quantity produced, that is the blue rectangle. Okay, याद है मैंने आपको लेंथ एंड विड्थ वाला तरीका बताया था परफेक्ट कंपटीशन में. यू कैन अप्लाई इट हियर एज वेल. ओके, नाउ सिंगल प्राइस मोनोपोली competition compared. Here we go. Comparing output and price. So you know that what is the equilibrium point where MC is equal to MR, right? So this is the equilibrium point for a monopoly firm, right? You can see this is the equilibrium point. Okay, now here figure 12.5 compares the price and quantity in perfect competition and monopoly. This is the monopoly equilibrium which I highlighted. The market demand curve D is perfect competition is the demand curve that firm faces in monopoly. You know that I have explained all this. Now here we go. The market supply curve is perfect competition is the horizontal sum of the individual firm marginal cost curve, that is S. You know that, right? marginal cost का वो हिस्सा जो है वो सप्लाई कर्व होता है, वो exactly आपको ये ड्रॉ मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, right? This covers the monopoly's marginal cost curve. Right, now here we go. Equilibrium is perfect competition is this, where MC intersecting D demand means supply is intersecting demand, right? So this is equilibrium, this is a perfect competition equilibrium. The price is PC. You can see this is the price for perfect competitive firm, and what they will sell, QC. Okay, so equilibrium in perfect competition occurs where the quantity demanded equal to quantity supplied. Demand and supply equal, वो आपको नजर आ रहा है. Demand is equating at this point. This is the point. This is the point जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं. यहाँ पर आप देखें ये क्वांटिटी तय होगी और ये आपकी प्राइस डिटरमिन होगी. ओके, नाउ इक्विलिब्रियम आउटपुट फॉर मोनोपोली. अब मोनोपोली को अभी हमने किया था, वो इक्विलिब्रियम आप देखें MRMC को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये ऊपर हम ले गए और हमारी ये प्राइस डिटरमिन होगी. PM मोनोपोली की प्राइस होगी और मोनोपोलिस्ट कितना बेचेगा, QM. सो इक्विलिब्रियम आउटपुट फॉर अ मोनोपोली is QM occurs where marginal revenue equals to marginal cost. Equilibrium price for a monopoly PM occurs the demand curve at the profit maximizing quantity. Okay, now here we go. आपको इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज नजर आ रही है कि मोनोपोलिस्ट की जो प्राइस है वो कम है पीसी और मोनोपोली वाले की प्राइस ज्यादा है, राइट? ओके, नाउ because marginal revenue is less than price at which output levels QC is QM and PM is greater than PC. You can easily see this. Now compare the perfect competition monopoly restrict output and charge higher price, right? मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, हायर प्राइस चार्ज कर रहा है, सिंगल प्राइस जो है वो PM. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज MC एंड D टेकिंग इक्विलिब्रियम. एफिशिएंसी कंपैरिजन हम देखने लगे. एफिशिएंसी कंपैरिजन, लुक मोनोपोली इज इनएफिशिएंट. फिगर 12.6 shows, look at this. Here we go. The demand curve is the marginal benefit curve and the competitive marginal supply curve is marginal cost curve, MC, right? So here we go. So the competitive equilibrium is efficient. MB is equal to MC. MB और MB जहाँ पर equal हो रहे हैं वो competitively, यानी कि जहाँ पे marginal cost और marginal benefits equal हो रहे हैं वो competitive point होता है, ठीक है? So efficient most point होता है, right? So competitive equilibrium is efficient. कहाँ पे, जहाँ पे MB is equal to MC. You can see this. They are equal. PC and QM. Right, here marginal benefits are equal to marginal cost, so competitive equilibrium is efficient. Okay, now here we go, we'll see this. Consumer surplus is that green area is the consumer surplus and producer surplus is that blue area. Okay, see that the sum of two surpluses maximized and the efficient
क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, दोनों सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस भी और प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैक्सिमम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एफिशिएंट क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है. ओके, नाउ लेट्स, मोनोपोली इज inefficient because price exceed marginal cost, so marginal benefit exceed marginal cost. You can see this is the equilibrium point, right? So you go there, this is PM and this is basically QM, right? So देखें आपकी जो प्राइस है marginal benefits वाली वो हायर है और कॉस्ट कम है. In other case, monopoly is inefficient because price exceeds marginal cost, so marginal benefit exceeds marginal cost. Okay, so this is in under monopoly, monopoly is inefficient. Okay, you can see here we go, dead weight loss. This brown area is dead weight loss. So some of the part is loss of consumer and some of part is loss of producer. You can see that. Now consumer surplus again green वाला shrink हो गया, right? Here we go, कम हो गया, और producer surplus भी कम हो गया. So redistribution of surplus. This is monopoly gain. We will try to draw these equilibrium conditions for you, how the we can draw diagrams under monopoly, right? हम दोनों जो आपके जो तरीके यूज करेंगे, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट वाला भी और माइनर रेवेन्यू और माइनर कॉस्ट वाला भी तरीका, ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको ये ड्रॉ करने में आसानी हो, ताकि आप कॉन्फिडेंस हो के, राइट? सो अब देखिए ये पहला तरीका, आप यहां पर दिस इज क्वांटिटी, दिस इज total revenue and total cost. This is, इस तरह से टोटल रेवेन्यू कर्व होता है और ये टोटल कॉस्ट का. आप देखें, एक ये पॉइंट भी ज़हन में रख लें और ये भी ज़हन में रख लें. ये शुरू में आप देखें ये वाला एरिया, ये कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है. मोनोपोलिस्ट कभी ऐसा नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास पूरी कंट्रोल है मार्केट का. अब ये देखें, ये वो पॉइंट है, गौर कीजिए, अगर वो क्यू स्टेरिक प्रोड्यूस करे, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज टोटल रेवेन्यू एंड फ्रॉम हियर टू हियर इज total cost. So this area is basically profit. You know that profit is equal to total revenue minus total cost. You can easily calculate. So this area is profit. Here the profit is maximum. Okay. Now the other part which I want to explain is that, look at this. This is how you can develop a diagram. This is quantity. This is price, average revenue, minor revenue, cost, and these all stuff is here. This is average revenue, this is marginal revenue, this is marginal cost. It is intersecting marginal revenue at this point. Draw a perpendicular on quantity axis, you will get the equilibrium quantity, and take it here and draw it here, you will get the price. Now the point is that what is the profit? So draw the average cost curve. This is average cost. You can see here is passing through. This is cost, and this area is basically economic profit for a monopolist. All right. So this was basically, this is how you can draw the diagram. Now if you want to draw a diagram where you want to show that the monopolist firm is just earning is a normal profit, right? It is possible. Why it is possible? Sometimes it is possible. Why? बिकॉज ये भी हो सकता है कि मोनोपोलिस्ट को ये खौफ हो कि अगर मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट इस अरसा में कमाता रहा मुसलसल, मे भी गवर्नमेंट जो है वो किसी और को लाइसेंस दे दे, मे भी जो है वो कोई ऐसी फर्म जो बहुत पावरफुल है वो मार्केट में आ जाए, राइट? सो वो इसको अवॉइड करने के लिए फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वो इसको नॉर्मल लॉस भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं. ये देखिए आपको, ये आपकी क्वांटिटी और ये इस एक्सिस पर प्राइस और कॉस्ट, राइट? सो यू नो दैट दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. सो
this is marginal cost where they are intersecting at point E. Draw it perpendicular on Q axis, that is equal, and this is the price. Equilibrium price. Now just see here, this is the point where एवरेज कॉस्ट भी गुजर रही है. आपने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर देखें आप, प्राइस आपको मालूम है ना, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के प्राइस और एवरेज कॉस्ट आपस में इक्वल हो रही. प्राइस और एवरेज कॉस्ट जब आप आपस में इक्वल हो रही हैं तो उस वक्त बेसिकली आपका कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉफिट तो जीरो हो गया ना, एवरेज कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो गई तो इकोनॉमिक प्रॉफिट तो जीरो हो गया. सो दिस इज हाउ. अब देखिए बात इस तरह से है कि सम टाइम गवर्नमेंट की किसी एक्ट जो है वो इस बात से कि गवर्नमेंट इस बात का नोटिस ना ले ले कि ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, मोनोपोलिस्ट कुछ अरसे के लिए जो है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है. राइट. सो एनीवे, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर. आज हमने मोनोपोली के ऊपर बात की. मोनोपोली एग्जैक्टली जैसे हमने आपको पहले बताया था, ये अपोजिट है किस चीज की? ये परफेक्ट कंपटीशन के अपोजिट है. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं और मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक सेलर होता है. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस गुड्स होती है. इस मोनोपोली के अंदर गुड्स जो है वो बेसिकली उसका कोई कंपटीटर नहीं होता, लिहाजा उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती. राइट. वहां पे गुड्स बिल्कुल एक सी होती हैं. ये चूंकि सप्लायर ही एक होता है. राइट. सो देखिए आपने वहां पर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है. कहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. और मोनोपोली के अंदर क्या होता है? मोनोपोली के अंदर एंट्री पॉसिबल नहीं होती, उस पर बैरियर होता है. राइट. और फिर देखें कि परफेक्ट कंपटीशन के तहत प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन होती है मार्केट फोर्सेस के तहत और फर्म प्राइस टेकर होती है. आई मीन व्हाट एवर द प्राइस इज डिटरमिन इन द मार्केट, फर्म जो है वही प्राइस के ऊपर चीज बेचने पर मजबूर होती है. जबकि दूसरी सूरत में देखें, मोनोपोली में देखें, मोनोपोली के अंदर फर्म को मार्केट पार होती है और वो प्राइस खुद डिटरमिन कर सकता है. याद रखिएगा मैंने आपको पहले तफसीलन बताया, हमने प्रूव भी किया कि वो इलास्टिक एरिया के अंदर प्राइस डिटरमिन करेगा. राइट. सो यू नो दैट हमने पिछले स्लाइड्स में बताया किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है, वो भी आपको सिखाया. तो ये चीजें आप इनको गौर से देखिए कि इसके अंदर चूंकि उसके पास मार्केट पावर होती है, लिहाजा वो क्वांटिटी की आउटपुट को वेरी करके प्राइस को वेरी कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज हाउ यू नो देयर इज डिफरेंस बिटवीन. और देखिए इसके अंदर किसी तरह के भी आप इसको इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी बहर रोल प्ले करती है. एनीवे, सो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली जो है ये बिल्कुल, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यू नो, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. मोनोपोली एक ऐसा जो एक चीज को प्रोड्यूस कर रहा है और उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंट्री और एग्जैक्ट नहीं है. राइट. सो दिस वाज द मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. होपफुली आपको मोनोपोली अच्छी तरह से समझ आ गई है. आज हमने सिंगल प्राइस मोनोपोली की बात की. इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे. और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दरअसल क्या होता है? एक ही चीज को दो मुख्तलिफ कीमतों पर या दो मुख्तलिफ जगहों पर दो मुख्तलिफ लोगों को बेचने का नाम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे कि आप देख लें कि एक चीज जो हमारे मुल्क में जो है सस्ती है, वही चीज हम एक्सपोर्ट करके वहां बेचते हैं वो महंगी. अपने मुल्क में सस्ती बेच रहे हो, उनके मुल्क में महंगी बेच रहे हो. और अगर अपने मुल्क में मुख्तलिफ कीमत, उनके मुल्क में मुख्तलिफ कीमत. समटाइम एक ऐसी भी चीज होती है जिसे डंपिंग बोलते हैं. वो क्या होता है? मालूम का ऐसा होता है कि एक मुल्क के अंदर एक फर्म को, मोनोपोलिस्ट को पता चलता है कि मैं ओवर सप्लाई का शिकार हूं, अगर मैं ये सारी सप्लाई मार्केट में दे देगी तो प्राइस बहुत कम हो जाएगी जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाऊंगा. तो वो लोकली विद इन देयर कंट्री वो क्या करते हैं? कम जो है वो सप्लाई करते हैं, बाकी आउटपुट को एक्सपोर्ट करते हैं. यानी कि मुल्क के अंदर सप्लाई कम करके प्राइस ज्यादा कर लेते हैं और दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो चीज सस्ता बेच देते हैं. उससे दो फायदे होते हैं. एक तो ओवर सप्लाई से बच जाते हैं, दूसरा दे कैन डिस्कवर न्यू मार्केट. राइट. दे कैन गो टू, दे कैन, इट हेल्प इन यू नो डिस्कवर न्यू मार्केट. वो नई मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट भी डिस्कवर हो जाती है जिसमें वो लेटर ऑन सप्लाई जो है एक्सटेंड कर सकते हैं. सो एनीवे, ये डंपिंग की तरफ बात चली गई थी. सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और कुछ बातें डंपिंग की भी बताएंगे. कि दूसरे लफ्जों में आज हमने सिंगल प्राइस मोनोपोली की बात की, फिर हम उसमें डबल प्राइस मोनोपोली की बात करेंगे. सो तब तक के
अगले लेक्चर तक आप ये कीजिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को अच्छी तरह से कीजिएगा, और ऐसे एक टेबल बनाकर एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन और एक तरफ मोनोपोली लिखकर तो उनके डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कीजिएगा। अगरचे कि एक बात जो है मैं आपको हैरानी की बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर मोनोपोली का एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो वो क्यों, वो हम इंशाल्लाह जब फॉर्म खत्म करेंगे तो आपको आखिर में बताएंगे इनके कंपैरिजन करके कि क्यों, क्योंकि देखें ना मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली होती है कि उस चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। इज इट पॉसिबल? देखिए ना, आप रेलवे को किस चीज को मोनोपोली कहेंगे? रेलवे को क्या मोनोपोली कह सकते हैं? उसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है। यू वांट टू ट्रैवल, यू कैन यूज द बस, isn't it? You can use the car. So सब्स्टिट्यूट्स बहरहाल मौजूद होते हैं। तो प्योर मोनोपोली का जो है वो पॉसिबिलिटी कम है। जस्ट मोनोपोली हो सकती है जिसके अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद हो लेकिन क्लोज ना हो। सो एनीवे, दिस वाज टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इन दो लेक्चर्स को, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को अच्छी तरह से बार बार देखिएगा ताकि आपको जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अच्छी तरह से समझ आ सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज।